जरूरी है 22 वाला ना। नमन इज डूइंग fly fishing if a stream fishing rod 1.8 meter above the surface of the water and the fly in of the string rest on the water 3.6 meter away from 2.4 meter from the directly under of the rod, assuming that the string from the tip of his rod to the fly is yeah AUG how much string does he have out बहुत अच्छा बोल रहे हैं सी जॉइन फिगर क्वेश्चन मार्क अभी कितना है सब अरे छोड़ा वो सीधा नहीं होगा सही if he push you will less push in the string at the rate in the string at the rate of 5 centimeter per second what will be the horizontal distance of the fly from the after second of the fly from the after second। देखो ये सारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल काफ़ी इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आ सकता है। इम्पॉर्टेंट आ नहीं सकता, बिल्कुल है इम्पॉर्टेंट है ही ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगेंगे भी देखना। तो इसका फिगर यहाँ बनाया था, उल्टा सॉल्व किया था। यहाँ से मतलब नमन, क्या नमन है ना, हाँ ये नमन है ऐसे। इसके पास ये फेसिंग रॉड और यहाँ से मछली पकड़ रहा है। कोई लगाया जी वाला क्वेश्चन? कोई नहीं लगाया। ओके अब देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, समझ में आने वाला है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखो कह रहे कि नमन इज डूइंग फ्लाइंग फिश फिशिंग इन मतलब वो एक पानी में मछली पकड़ रहा है, बस इतना कह रहा है। द टिप ऑफ हिज फिशिंग रॉड इज 1.8 मीटर अबव द सरफेस, मतलब उसकी जो ये टिप है, यानी कि जो मछली मारने वाला टिप है, वो पानी के सरफेस से कितना ऊपर है, 1.8 मीटर है। कह रहा है अबव द सरफेस ऑफ द वाटर एंड द फ्लाई the end of the string rest on the water 3.6 meter away from him, मतलब जो यहाँ से स्ट्रिंग इसके टिप से जो धागा निकला हुआ है, जो नहीं कटिया होता है, ऐसे कील होता है ये, तो ये कह रहा है ये इससे कितना दूर है, 3.6 है, जो कि दिया हुआ आप देखो 2.4 और 1.2 ऐड करेंगे तो 3.6 होगा। ओके फ्रॉम हिम एंड 2.4 सेंटीमीटर 2.4 मीटर फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप, मतलब कह रहा है कि ये जो स्ट्रिंग की लास्ट वाला पॉइंट है, वो इस टिप के डायरेक्टली अगर हम इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो डायरेक्टली इससे नीचे कितना दूर पर है ये, 2.4 मीटर, मतलब फिगर में दे दिया है। ओके कह रहा है कि अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स टिप रॉड टू द फ्लाई इज टॉट,
ऐसा अज्यूम करना है कि जो ये रस्सी है, मतलब यहाँ से जो धागा लगा है इस टिप में, उस टिप में जो स्ट्रिंग लगा वो बिल्कुल सीधा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ये सीधा नहीं होता है, लेकिन ऐसा अज्यूम कर लो कि ये बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है। कह रहा हाउ मच स्ट्रिंग डूइंग ही हैव आउट, कह रहे कि हमें ये बताओ कि उसने कितना धागा बाहर निकाला हुआ है। मतलब क्या फाइंड करना है, सोचो, बीसी की लेंथ फाइंड करनी है ना। यहां से यहां तक तो ये टिप है। मछली पकड़ने वाली देखे होगे, कटिया जिसे बोलते हैं जी गांव में, यूज किए हो कटिया? प्रेम आया कि नहीं है? प्रेम लगाया होगा अभी? ओके, तो हमें ये बताना है कि कितना स्ट्रिंग बाहर निकाला हो, यानी कि बीसी की लेंथ बतानी है। दूसरा क्या बताना है ये, और दूसरा कह रहा है कि इफ द पुल्स इन द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कह रहे यदि, अच्छा ये वो वाली स्ट्रिंग कटिया जी जो नहीं अंग्रेजी यूज करते हैं, मतलब बड़े बड़े समुद्रों में यूज जो करते हैं, यहाँ से नहीं इसे घेरनी लगी रहती है, हाँ खींचते हैं वो, तो वही कह रहा है कि उसको कितनी स्पीड से अंदर खींचा जा रहा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। मतलब जो स्ट्रिंग पूरा बाहर निकाल दिया था, इसको ऐसे खींच रहा, कितनी स्पीड से खींच रहा है वो, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो 5 सेंटीमीटर स्ट्रिंग को खींच रहा है। कर व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हिम आफ्टर 12 सेकेंड। ये मजेदार बात है। कह रहे कि ये नमन अगर 12 सेकेंड तक धागे को खींचा, अच्छा तुम खुद सोचो, जब 12 सेकंड तक इस धागे को खींचोगे तो धागा पास आ गया कि दूर आएगा? पास ही तो आएगा ना भाई। कटिया से फेंको खूब दूर तक गया आप, उसके बाद जब खींचोगे तो तुम्हारे पास ही तो आ गया धीरे धीरे। तो वो कह रहा है कि अगर हमने 12 सेकंड तक नमन ने इस स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींचा तो 12 सेकंड बाद कहीं ना कहीं आया तो जाएगा। तो कह रहे कि 12 सेकंड बाद जितना दूर आ गया है, अब वहां से इसके बीच की डिस्टेंस बताओ। 12 सेकंड बाद ये स्ट्रिंग जहां पर आ जाएगा, स्ट्रिंग का जो एंड पॉइंट जहां पर आ जाएगा, वहां से नमन के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है। समझ पा रहे हो क्या फाइंड करना है ना? ओके, तो सबसे पहले हम ट्राई ये करते हैं। अच्छा ये वाला तो निकल जाएगा ना, जो पहले कहा है कि ये हाउ मच स्ट्रिंग डज ही हैव आउट, मतलब उसने कितना स्ट्रिंग बाहर निकाला हुआ है। ये तो सिंपली फिगर से निकल जाएगा अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो। बोलो समझ में आ रहा है ना? ये वाला लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल BCM, इन राइट ट्रायंगल BCM, तो हाइपोटेनस क्या हमारे पास BG, BC का स्क्वायर इक्वल टू BM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर, और BC है कितना हमें नहीं पता। BC का स्क्वायर इक्वल टू BM कितना है 1.8 का स्क्वायर प्लस CM कितना है 2.4 का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू 1.8 का कितना होगा 3.24 आएगा ना। ओके, और 2.4 का कितना आएगा 576, यानी कि 5.76। अगर हम दोनों को सम करेंगे तो एक एग्जैक्ट वैल्यू मेरे ख्याल से आ रही है 5 3 8 1 9 आ जाएगी ना। बोलो देख लो 5 3 8 और इन दोनों को जोड़ोगे तो 9 आ रहा, एक आ रहा, यानी कि 9। तो BC की एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ गई 3 मीटर, यानी इतना कंफर्म हो गया कि वो कितना धागा बाहर निकाला हुआ है 3 मीटर। सो द लेंथ ऑफ हिज स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ हिज स्ट्रिंग इक्वल टू 3 मीटर, ये कन्फर्म है। अब हमें दूसरा ये फाइंड करना है कि उसने कितनी स्पीड से धागे को लपेट रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा टोटल कितना सेंटीमीटर है सोचो, 300 है ना, टोटल 300 सेंटीमीटर है इस स्ट्रिंग की लेंथ है।
धागे की लंबाई 300 सेंटीमीटर है, जिसमें से 5 सेंटीमीटर की स्पीड से 5 सेंटीमीटर की स्पीड से कितना सेकंड तक वो खींच रहा है, वो 12 सेकंड तक ना, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो 12 सेकंड तक उस धागे को खींच रहा है। देखते कितना धागा वो खींच लिया अंदर। ओके तो हाँ देखो, सच दैट स्पीड पहले निकाल लेते हैं। देखो सच दैट स्पीड ऑफ पुलिंग स्ट्रिंग कितना दिया डी, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो कितना सेकेंड, 12 सेकेंड में हम देख लेते कितना दूर खींचेगा। तो 12 इंटू 5 यानी कि 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर उसने धागे को लपेट लिया इसके अंदर। तो बाकी कितना बचा हुआ है, ये रिमेनिंग स्ट्रिंग यानी कि रिमेनिंग लेंथ ऑफ रिमेनिंग आउट स्ट्रिंग कितना बचेगा, 300 कर लेते हैं क्या, 300 मान, नहीं तो 3 कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, 300 कर लो 6। ये समझ पा रहे हो ना 300 क्यों हुआ, ये 300 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर। तो कितना आ गया 240 सेंटीमीटर। चाहो तो इसको सेंटीमीटर में फिर चेंज कर लो, क्योंकि मीटर में चेंज कर रहे हैं क्योंकि सब मीटर में दिया हुआ ना, तो वहाँ सॉल्व करना आसान होगा। नहीं अभी आंसर नहीं है यार, अभी तो ये 2.4 मीटर बचा हुआ धागा ना, धागे की लेंथ इतनी है, और मैं तो ये चेक करना कि कितना दूर गया था ये। तो अब देखो एक फिगर नया बनेगा इसमें ना, तो ऐसा अज्यूम करो कि 12 सेकंड बाद ना वो धागा यहाँ से यहाँ चलाया, और श्योर है आएगा कुछ ना कुछ तो आगे आएगा ही। हमने ऐसा रिलेट कर लिया कि धागा कुछ इतना आगे आ गया। ओके तो जब स्ट्रिंग आ गया था तो इसकी लेंथ कितनी है बताओ, इसकी लेंथ 2.4 है ना, 2.4 मीटर है, और ये परपेंडिकुलर हाइट तो पता हमें, हाँ इसको हम एक्स सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका नाम कुछ रख लेते हैं पी, इसका नाम पी रख लेते हैं, और ये एक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन को मिटा दे रहा ना ये यहां से। देखो अब हम काम करेंगे इन राइट ट्रायंगल बीपीएम, इन राइट ट्रायंगल बीपीएम, इन राइट ट्रायंगल बीपीएम। बताओ पी भी हमारे लिए क्या है, हाइपोटेनस, और बीएम, बीएम का स्क्वायर प्लस पीएम का स्क्वायर। तो बीपी कितना है, 2.4 इक्वल टू बीएम कितना है 1.8 प्लस पीएम कितना है एक्स के स्क्वायर। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व करेंगे कितना आ रहा था 576 इक्वल टू 3.24 और प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर लेंगे। तो कितना है 5.76 माइनस 3.24 और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है 2.52 इक्वल टू 252 किसी के स्क्वायर है जी, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2.52। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, देखते हैं किसका स्क्वायर रूट निकलता है क्या। अब 2.52 1 क्या हो रहेगा 1 डेसिमल यहाँ लगेगा 52।
6 टर्म्स जाएगा मेरे ख्याल से। थोड़ा सा कम बढ़ गया ना, 636। कितना कम बढ़ गया? 4 कम बढ़ रहा है ना, बोलो सिर्फ 4 कम बढ़ रहा है, उतना जूम कर लो, 1.6 आ गया, उतना जंक्शन में चला जा सकता है। सो x इक्वल कितना रहेगा? 1.6 मीटर। अब बस आंसर लिखना हमें। नाउ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस between end of string and नमन कितना हो जाएगा बोलो? 1.6 तो होगा ही, और प्लस कितना और होगा? 1.2 होगा ना भाई। ये हमने इतना निकाला 1.6 है और ये 1.2 है, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, कितना हो गया? 2.8 मीटर। यानी को नमन वो जो हमने 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से धागे को हम लपेट रहे थे 12 सेकंड तक, तो 12 सेकंड के बाद धागा कितना दूर, थोड़ा दूर आ गया था, तो हमने देखा कि अब इसके बीच ये मतलब क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि जो धागा यहाँ पर आ गया इसके एंड से, अब बताओ नमन की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है। तो हमने ये डिस्टेंस निकाली है, ये तो ऑलरेडी दिया था 1.2, तो हमने ये निकाला कितना है? 1.6 आया। फिर हमने दोनों को सम कर लिया, ये आ गया, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11 बोलिए। हाँ, आवाज कहाँ से आ रही है बालिकाओं से? मुस्कान तो वो मारी नहीं सुना रही है, तुम मारी सुनाई दिया, इसका मतलब तुम, बड़ी समस्या है। बोलो गिराओ क्वेश्चन। इफ डी ई एंड एफ midpoint of side A B B C and C A of A B C, हाँ then what is the ratio of the area of triangle D E F? प्रेम तुम देखो, कह रहे कि एक ट्रायंगल हमारे पास है, पहले एबीसी है कि पी क्यू आर है? नहीं, एबीसी है कि डी ई एफ है, बताओ। इफ डी ई एफ आर द रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड, गलत है, एबीसी ट्रायंगल है। सोचो सुन, हाँ कह रहे कि डी ई एफ आर द रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मतलब पहले ट्रायंगल एबीसी है, फिर इन सभी की मिड पॉइंट कौन है? मतलब ए बी का मिड पॉइंट क्या है बोलो? देखो ए बी का मिड पॉइंट क्या है? डी। बी सी का मिड पॉइंट क्या है? ए। सिमिलर रिस्पेक्टिवली ये एफ पर मिड पॉइंट है, याद रखना। ओके, तो ज्वाइन करने पर भी एक ट्रायंगल बन जाएगा ना। तो वो कह रहा है कि इस डी ई एफ वाला यानी कि बीच वाले ट्रायंगल का एरिया और इन बड़े वाले का ट्रायंगल का एरिया, दोनों के एरिया का हमें रेशियो फाइंड करना है। बड़ी समस्या बात है, समस्याजनक। अच्छा हाँ, सिमिलर कर लेंगे ना, हो सकता है। क्या हुआ? हाँ मेरे ख्याल से हाफ की इक्वल आएगा, वैसे पता नहीं, देखते हैं। हाफ के फिर 1/4 क्या आएगा? बताए कैसे? अच्छा हाँ, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे जी। इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं क्या? सिर्फ इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर के हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे जी। हो तो क्या, देखो अच्छा इसमें थोड़ा मिड पॉइंट थ्योरम लगाना पड़ेगा। मिड पॉइंट लगा दो और अच्छी बात है। मुझे बताओ क्या बीसी पैरेलल है डी एफ के? कैसे? अगर देखो सुनो ये, अच्छा बताओ डी किसका मिड पॉइंट है? बीसी का ना, ए बी का है। और एफ किसका मिड पॉइंट है? तो दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल होती है और इसके हाफ की इक्वल होती है।
ये मिड पॉइंट थ्योरम होता है। अभी ओरली पहले सॉल्व कर देते फिर लिखते हैं। तो ये वाला साइड भी किसके इक्वल हो गया, इस वाली साइड की हो गया, और इस वाली साइड के भी हो गया। सोचो कैसे। सिमिलरली ये डबल लाइन है ना, देखो ये, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये सिंगल लाइन देखो इसके इक्वल हो जाएगा। सोच लो। हाँ एक मिनट, हम इसको ना दोनों को कांग्रुएंट कर लेते हैं। जब इसको इसको कांग्रुएंट कर लेंगे तो इसको इसको भी कर लेंगे और इसको इसको भी कर लेंगे कांग्रुएंट। तो जब तीनों ट्रायंगल इक्वल हैं तो तीनों ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल होगा। तो 4 ट्रायंगल का एरिया और 1 ट्रायंगल का एरिया, जाहिर सी बात है कि 1:4 आएगा। कांग्रुएंट कैसे करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट करने की कोशिश करो। देखो ट्रिपल लाइन, सिंगल लाइन, सही है। और ये एंगल और ये एंगल, बोलो कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि दोनों साइड पैरेलल है ना, तो वहां से हो गई। अब सिमिलर, हम ऐसा नहीं कि सबको ऐसे प्रूफ करेंगे, बस हमने इसको प्रूफ कर लिया, लिखेंगे सिमिलरली वाला ट्रायंगल इस वाला ट्रायंगल के इक्वल होगा। चारों को हमने इक्वल कर दिया। अब हम जानते हैं कि कांग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। दो कांग्रुएंट ट्रायंगल के एरिया आपस में इक्वल होता है। भाई कांग्रुएंट का मतलब क्या होता है जी, कि सब चीज इक्वल होती है ना, सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होते हैं, इस वजह से सब कुछ इक्वल होगा। तो सॉल्व करें, हम लिखेंगे एक बार हम एक लगा लेते हैं, बाकी सबको ऐसे लिख देंगे। इन ट्रायंगल ABC सच दैट डी मिड पॉइंट ऑफ किसका, डी मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F मिड पॉइंट ऑफ किसका, मिड पॉइंट ऑफ AC। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि DF किसके इक्वल होगा, DF इक्वल टू हाफ ऑफ, देखो DF इक्वल टू हाफ ऑफ BC एंड DF आल्सो पैरेलल टू BC। अब लिखो, फिर लिखोगे कि सच दैट ई मिड पॉइंट ऑफ किसका, ई मिड पॉइंट ऑफ BC है ना, सच दैट ई मिड पॉइंट ऑफ BC। जब ई BC का मिड पॉइंट है तो BE किसके इक्वल होगा, BE इक्वल टू EC होगा। ओके नाउ अब जो हमने ऊपर लिखा उसको लेकर आते नीचे, DF इक्वल टू हाफ ऑफ BC है, और DF इक्वल टू हाफ ऑफ BC को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BC को हम BE भी लिख सकते हैं और CE भी लिख सकते हैं ना। हाफ ऑफ BC को हम BE भी लिख सकते हैं और BE को हम EC भी लिख सकते हैं। सोच पा रहे हो। तो ये तीनों साइड को हमने जो ट्रिपल लाइन बना है, तीनों ट्रिपल लाइंस क्या हो गए, इक्वल हो गए। सिमिलरली सिमिलरली मतलब ये बाकी हमने एक को इक्वल कर दिया ना। अब उसके बाद हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कांग्रुएंट करेंगे। इन ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DFE इन दोनों ट्रायंगल में क्या चीज सेम है देख लेते हैं हम लोग। DBE एंड DFE। ओके तो हम दोनों में देख रहे हैं कि DE किसके इक्वल है, भाई DE D के इक्वल है, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल कर दीजिए, कॉमन साइड है ना, ये कॉमन साइड है। और BE किसके इक्वल है, BE इक्वल टू DF के इक्वल है। ओके और ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है, डायरेक्टली लिख लेते हैं, नाम क्या है, FDE, एंगल FDE इक्वल टू एंगल BED। रीजन में क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके सो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, साइड एंगल साइड, लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी या फिर क्राइटेरिया। कांग्रुएंसी हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे, यानी कि ट्रायंगल
बी डी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके, देखो बी डी ई लिखा ना हमने, यानी कि डबल लाइन ट्रिपल लाइन। अच्छा हमने साइड से भी कर सकते थे ना जी, चलो कोई ना। तो बी डी ई डबल लाइन सिंगल लाइन ट्रिपल लाइन, डबल लाइन सिंगल लाइन ट्रिपल लाइन, यानी कि एफ ई डी। अच्छा हमने कॉन्ग्रुएंट करके क्या पाया, बताओ कोई। कॉन्ग्रुएंट हमने क्यों किया है, कॉन्ग्रुएंट किया तो हमें एरिया फाइंड करने के लिए तो हमने कॉन्ग्रुएंट किया ना, कि हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के एरिया क्या होते हैं, इक्वल या सेम होते हैं, सच दैट। सो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो स्टेटमेंट लिख लिया ना, वो नहीं लिखोगे ना तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। इतने समझदार हो ये कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एरिया में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके सिमिलरली हम कह सकते हैं, अब एक ही बार सब लिख दें जी, ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, चारों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे के, क्योंकि देखो सब में अच्छा बताओ हर ट्रायंगल में तीन लाइन है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड, सब में है ना। तो तीनों ट्रायंगल किस क्राइटेरिया से इक्वल हो रहे हैं, साइड से। सिमिलरली अब देखो एक ही बार में सबको लिख रहे हैं हम, थोड़ा ध्यान से देखना। एफ सी ई फर्स्ट थर्ड सेकंड करना सब में, तो फर्स्ट थर्ड सेकंड यानी कि ई डी एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, फर्स्ट थर्ड सेकंड डी ई बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, फर्स्ट थर्ड सेकंड ए एफ डी, हाँ ओके। अब जब चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो चारों के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ सी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी। ट्रायंगल नहीं लिखा, ए एफ डी, तीनों ट्रायंगल चारों ट्रायंगल के एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया। ओके अब उसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें दोनों ट्रायंगल की एरिया का रेशियो फाइंड करना है ना। ओके तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, ए बी सी इक्वल टू, यहाँ देखो दो लाइन में हो जाएगा, मेरे ख्याल से यहाँ करना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपान इस ए बी सी, मतलब चारों जो ट्रायंगल है छोटे छोटे बने हुए हैं, वो चारों छोटे ट्रायंगल इस एबीसी के अंदर ही तो बने हैं। इसका मतलब अगर हम चारों ट्रायंगल के एरिया को सम कर दें तो वो किसके इक्वल आएगा, वो एबीसी के इक्वल आ जाएगा ना। तो अब चाहो तो ये बारी बारी से सबको लेकर के ऐसे सम करो, या फिर डायरेक्टली बोल दो कि 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ डी ई एफ। ये समझ पा रहे हो कैसे होगा, जब चारों ट्रायंगल के एरिया इक्वल है तो किसी एक ट्रायंगल को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमने किसी भी तरीके से एक का एरिया फाइंड कर ले कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दूसरे का भी कितना होगा, सबका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना। तो जो एरिया पहले का होगा वही एरिया सबका होगा। तो हमने एक का एरिया निकाल करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब एरिया ये ऊपर से ऊपर ये कट जाएगा ना पूरा टोटल, यानी कितना आ गया 1/4, यानी कि 1:4। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, नहीं ए बी सी,
ए बी सी इक्वल टू 1:4। नोट कर लो ये। इसको जितना शार्ट करने की कोशिश कर पाओ ना उतना छोटा कर दो, नहीं तो अब जितना अगर बड़ा करने की करोगे तो लगभग 2-3 पन्ना से ऊपर जाएगा। बोलिए कितना है 24 वाला क्वेश्चन? इन ट्रायंगल बी एम पी and triangle CMR and okay CMR it is given that AB equal to 5 centimeter, AB कितना MP equal to 6 centimeter, BM equal to 9 centimeter and R 9 centimeter। एक triangle BMP और BMP CMR। अच्छा then find the perimeter of triangle okay CNR। पेरीमीटर मतलब क्या? सम ऑफ ऑल साइड। देखते हैं। और इन ट्रायंगल इसमें और इसमें इट इज गिवन दैट ए बी इतना, बी सी इतना, ये इतना दिया और ये इतना। तो दो ट्रायंगल है ना जी? यस सर। एक ट्रायंगल ये है ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं। पहले वाले का नाम क्या है? बी एम पी। दूसरे वाले का नाम क्या है? सी एन आर। और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। मजे की बात यह है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ए बी इक्वल कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल कितना जी? ए बी एक पी बी है, देखो पी बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। काफी बातें कर रहे हो क्यों राज? वो हाँ हाँ वही वही है, मुस्कान जी है बगल में। वही नहीं, पूरी टीम है उधर की, देख रहे हैं तीनों सब बहुत बातें कर रही है। एमपी कितना दिया है? एमपी है 6 सेंटीमीटर ओके। और बी एम है 9 सेंटीमीटर। एन आर 9 सेंटीमीटर फाइंड कर। और एक चीज है कि ट्रायंगल बी एम पी दोनों का सिमिलर है ना, मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया ओके। तो हमें किसका पेरीमीटर फाइंड करना है? इसका फाइंड करना होगा, सी एन आर का। तो ये निकल लगे नहीं, बता दें हम ओरली। अच्छा जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? सच दैट ट्रायंगल बी एम पी सिमिलर टू ट्रायंगल किसके? बी एम पी सी एन आर के होगा ना, सी एन आर के। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। सच दैट इन सिमिलर ट्रायंगल the ratio of their corresponding side are equal. In similar triangle the ratio of their corresponding sides are equal. So कौन किसके इक्वल होगा? देख लो यहीं पे बी एम अपान क्या? बी एम अपान सी एन। महिमा शांत बैठनी है, क्या बात है? मच्छर काट लिया? नहीं नहीं, सुबह सुबह बी एम अपान सी एन। एम पी अपान क्या? एम पी अपान एन आर। कंचन बताओ रीजन क्या है? बताओ रीजन क्या है? अरे ये नहीं, महिमा जी के शांत होने का। तुम कल अच्छा किसी और के लिए तुम सिंपली कह सकते हो। ये खड़बड़ा के गिरने का मतलब क्या है? बस घबरा नहीं, प्रेम मोहरा देख रहा तुमको ही खड़बड़ा गिराएंगे आज। सीएन कितना दिया है?
CN। टाइम हो गया जल्दी, अभी टाइम है, पता नहीं इससे पहले आएगा। MP कितना है? MP है 6/NR। NR दिया ना 9 सेंटीमीटर, इक्वल टू BP कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर अपान CR कितना है? मुझे बताओ CR कितना है? देखो अगर हम इन दोनों को इक्वल कर लेंगे तो वहां से CN निकल आएगा क्या? यस सर। और एक बार हम इन दोनों को इक्वलेट कर ले तो वहां से क्या निकल जाएगा? CR। तो पैरामीटर निकाल देंगे। 9 9 कितना बनेगा? 81 इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ CN। 81 अपान 6 इक्वल टू CN। तो 27 3 81 होता है और 2 3 6 होता है, यानी कि 27 अपान 2 टाइम्स 2 इक्वल टू क्या? CN निकल गया ना। ओके, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 6 टाइम्स ऑफ CR इक्वल टू 9 5 जा 45। CR इक्वल टू बोलो मैं 45 अपन कितना होगा? मौन व्रत है आज, क्या बात है। 2 3 6 और के 3 45, बोलो। टेबल नहीं आता जी। 15 3 45, 15/3 सेंटीमीटर। गलत हो गया, 2 3 6 होता है, इसीलिए हो गया 9। अब निकाल देंगे ना जी पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, बोलिए महिमा जी, आप बोल नहीं रही हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फिर गलत है। अच्छा गलत होगा, CN प्लस NR प्लस CR। अनार खा के CR मारने जाओ। CN कितना दिया है? ये दिया होगा क्वेश्चन सर, नहीं CN निकाला गया हमने, देखो कितना होगा। अच्छा इसको डिवाइड कर, 1 मिनट, 27/2। NR कितना दिया? 9 और प्लस ये कितना? CR 27 का आ रहा है, कितना होगा सोचो? 14 दूर 28 होता ना, तो 13.5 होगा, और प्लस 9 और प्लस 7.5, तो 7 3 10 20 और 1 21, 21 9 कितना होता है? 21 9 30। सही है, यस सर। नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से नोट तुम्हें करना या नहीं चाहिए, जैसा सोच लो। आ रहा है।